मैं नुमान ही सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आज आपके सामने पंजाब बोर्ड 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। इस चैप्टर में टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं 13.1 से लेकर 13.10 तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, यानी इन न्यूमेरिकल के अंदर हम स्टेशनरी चार्ज की वैल्यूज या उनसे रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो मालूम करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। 13.1 The charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulomb. आपको बताना है कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बराबर होते हैं 100 माइक्रोकोलम चार्ज के, और एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है दरअसल, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है जो कि इसके आखिर में आपको बताया गया है। ठीक है, आपको ये वैल्यू वैसे भी याद रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा पहले हम लिख लेते हैं। चार्ज ऑन नेगेटिव पार्टिकल E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम। इसी तरह से Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकोलम। माइक्रो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 होता है। इसी तरह से ये 10 रेज़ टू पावर 2 है और ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 है। हमारे पास रिजल्ट आता है Q इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कोलम। तो हमें जो चीज यहां से मालूम करनी है उसको मैंने N से डोनेट किया है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हमें जो फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वो है N इज इक्वल टू Q ओवर E। ठीक है, हम इस फार्मूले को लिखकर इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। N इज इक्वल टू Q, E इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कोलम, और E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास इधर से देखिए माइनस 19 जब ऊपर चला जाता है तो प्लस का 19 हो जाता है, प्लस 19 माइनस 4 रिजल्ट आता है 10 रेज़ टू पावर 15, और नीचे हमारे पास 1.6 बचता है। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 15 को आप 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखे रखें, एक ही बात है। डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आता है 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमें फर्स्ट नॉन जीरो फिगर के बाद अपने पॉइंट को लगाना है। 6.25 हमें इसको बनाना है, तो अपने पॉइंट को आप यहाँ से लेकर 6 के बाद जो है वो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो दरम्यान में कितने हिस्से आ गए? 1 आ गए, और ये शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है? लेफ्ट टू राइट हो रही है। इसका मतलब पावर आपकी नेगेटिव बाहर आने वाली है, मतलब 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। ठीक है, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 अगर हो 15 माइनस 1 कर दिया जाए तो 10 रेज़ टू पावर 14 बाकी आपके पास बच। So N is equal to 6.25 multiplied by 10 raised to power 14. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 13.2। द 2 पॉइंट चार्ज Q1 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at the distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, इनकी वैल्यू दी गई है। इनके दरमियान डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। इनके दरमियान कोलम फोर्स बतानी है और इनकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है। डायरेक्शन से मुराद ये है कि ये एक दूसरे को कशिश करेंगे या दफा करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा है Q1 हमने लिख लिया, इसी तरह से माइक्रो को 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 में कन्वर्ट करके रख लिया, और इसी तरह से Q2 भी हमने लिख लिया। यहाँ पे R की वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, 150 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर को हमने 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 लिख लिया। ठीक है, या हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 150 को डिवाइड बाई 100 करके इसका रिजल्ट 1.5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही काम आप कर सकते हैं। अच्छा, खैर फाइंड जो है वो हमने क्या करना है, इधर से कोलम फोर्स जो है वो इधर से हमें मालूम करनी है। ठीक है, FC से जिसको डोनेट किया गया है, इसके अलावा हमें डायरेक्शन भी यहाँ से मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हैं।
ठीक है, आपने एक फार्मूला देखा होगा जो कि कॉलम लॉ में आपको बताया गया था, वो है एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 nm स्क्वायर सी माइनस स्क्वायर होता है। ठीक है, इनमें इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। देखिए के की वैल्यू हमने लिख ली, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और नीचे आर की वैल्यू भी हमने लिख ली, 1.5 करके हमने आर को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, पावर पहले अलग से कैलकुलेट कर लें, 10⁻⁻9 -6 और -6 इस तरह से लिख सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50 मल्टीप्लाइड बाई 9 450। ठीक है, आपके पास इस तरह से रिजल्ट आता है। तो ऊपर आप लिख सकते हैं 450 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 -6 और नीचे वाला जो हमारे पास बनता है वो 2.25 का रिजल्ट बनता है। ठीक है, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 0.2 न्यूटन का। ठीक है, 10⁻³ अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर जो 6 की आप देखते हैं उसके ऊपर शिफ्ट दबाकर जब आप वो एक हैट नुमा एक साइन हमारे पास है, उसको हैट ही बोला जाता है, वो दरअसल आपके पास एक्सपोनेंट का सिंबल होता है। ठीक है, हैट का सिंबल एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, कैलकुलेटर पे भी अवेलेबल होता है। वरना आप दूसरा तरीका 450 के नीचे इसको ले जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 450 डिवाइड बाई 1000 करें और बाकी जो रिजल्ट आ जाता है उसको नीचे वाले से करके 0.2 न्यूटन आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है ये रिपल्शन की फोर्स है या अट्रैक्शन की फोर्स है। देखिए दोनों जो हमारे पास चार्ज थे वो पॉजिटिव में दिए गए थे। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर से आपको दिखा सकूं अगर, तो यहाँ पे देखिए Q1 भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था। तो जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव बिकॉज दीज आर, ठीक है, दीज आर सेम टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, दीज आर, इसको मैं सही कर देता हूं, सेम टाइप ऑफ चार्ज। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हम 13.3 की तरफ। 13.3 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज। दो चार्ज हैं, उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाजे कर दिया गया है रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन की फोर्स है, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज हैं वो सेम चार्ज हैं। ठीक है, एक जैसे ये चार्ज हैं और इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स है वो 0.8 है, इनके दरमियान जो फासला है वो 0.1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्ज सेम हैं, ये बात याद रखें। तो चार्ज की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डाटा में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, ईच चार्ज। तो यहां से हम वो वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ से गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। एक हमारे पास कॉलम फोर्स है जो कि 0.8 न्यूटन है और दूसरा हमारे पास आर है जो कि 0.1 मीटर होता है। अब यहाँ से जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है क्यू की वैल्यू। Q1 भी मालूम करना है और Q2 भी आपको मालूम करना है। वैल्यू ऑफ ईच चार्ज आपको मालूम करना है। वी हैव गिवन रिपल्सिव फोर्स, यानी Q1 भी Q के इक्वल है और Q2 भी Q के इक्वल है, यानी कि दोनों जो हमारे पास चार्ज हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो आगे इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो यहाँ पे हमें जस्ट Q जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी Q1 भी वही होगा और Q2 भी जो है वो हमारे पास वही होगा। तो एजेंडा हमारे पास ये है कि Q अब हमें फाइंड करना है। चलिए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपने फॉर्मूला देखा होगा कॉलम्स लॉ का। ठीक है, FC इज इक्वल टू K Q1 और Q2, क्योंकि दोनों Q के बराबर थे इस वजह से मैंने Q स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया ओवर R स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद जाहिर सी बात है कि हमें मालूम करना है Q को। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसी को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास Q2 को हमने इस जगह से छोड़ा और K ओवर R स्क्वायर था उसको हम FC वाली साइड पर ले गए। तो R स्क्वायर ऊपर लिखा गया और K जो है वो हमारे पास नीचे आ गया। तो आपके पास बना Q स्क्वायर इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाय K। ठीक है, अब आपको Q चाहिए ना कि Q स्क्वायर, सो Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है FR स्क्वायर ओवर K ओवर ऑल अंडर रूट। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो अब हम पुट करने लगे हैं। हमारे पास 0.8 फोर्स की वैल्यू है, 0.1 ये R की वैल्यू है और K की वैल्यू तो आप जानते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹
nm² c माइनस स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनता है, बल्कि रिजल्ट से पहले मैं आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि यहाँ पे हुई किस तरह से है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसमें गलत उसको कर बैठें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है FC 0.8 और 0.1 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया 0.01। ठीक है, नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी वो तो रही। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में बदल लेते हैं हर एक को। ठीक है, वजह हम क्यों कर रहे हैं ये सब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब 10⁻1 निकलने वाली है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 हमने 0.8 को लिखा। इसी तरह से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 बनता है, तो वो हमने लिखा। और नीचे हमारे पास जो है वो अभी वैसा ही है। ठीक है, मजीद जब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे पास 10⁻⁻1, ठीक है, जो कि 0.8 से आया था और 0.1 से 10⁻⁻2 हमारे पास आया था। ये हमारे पास बनाते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 और नीचे जो हमारे पास था अभी वो वैसे ही है। 8 डिवाइडेड बाय 9 जब हम करते हैं तो 0.9 रिजल्ट आता है। ठीक है, और 10⁻⁻3 ऊपर है, नीचे वाला 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे 0.9 का तो आप अंडर रूट आसानी के साथ कर सकते हैं। ये 12 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 12 को अगर हम स्क्वायर में लिख लें 10⁻⁻6 ओवरऑल का स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो आप देखें कि 0.9 का अलग से अंडर रूट और 10⁻⁻6 होल स्क्वायर का अलग से अंडर रूट जब आप करेंगे तो 0.9 का आपके पास अंडर रूट आएगा 0.94 और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10⁻⁻6। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको दोबारा से बदल लेते हैं। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा वो 9 के बाद चाहिए और शिफ्टिंग हो रही है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 10⁻⁻1 की वैल्यू आती है और 10⁻⁻1 -6 इज इक्वल टू -7 होता है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 कोलम। ठीक है, और ये वैल्यू फॉर ईच चार्ज के लिए है, मतलब Q1 भी इतना ही और Q2 भी हमारे पास इतना ही आता है। हमारे पास न्यूमेरिकल है 13.4। Two charges repel each other with a force of 0.1 Newton. When they are 5 cm apart, find the forces between the same charge when they are 2 cm apart. दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब है कि वो सेम चार्ज हैं। विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन की कॉलम फोर्स के साथ इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको फोर्स बतानी है जब इनके दरमियान फासला रह जाए 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है R1 को 1 से मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टेंस बताए गए हैं। एक है R1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2। ठीक है, या आप इसको 0.05 करके भी लिख सकते हैं। और इस तरह से F1 हमारे पास है 0.1 न्यूटन और इसी तरह से R2 हमारे पास जो वैल्यू है वो दी गई है 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, या आप इसको 0.02 करके भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ से फोर्स बतानी है F2। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज हमारे पास Q1 भी Q रहेगा और Q2 भी Q ही रहेगा। तो कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कॉलम्स लॉ का। आप जानते हैं इसको, हम कई बार अब यूज भी कर चुके हैं। ये है FC इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Q1 है और Q2 है वो दोनों Q ही हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए हमारे पास कोई चार्ज जो है वो इस जगह पर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोर्स दिया गया है लेकिन हमारे पास कोई चार्ज इस जगह पे नहीं दिए गए। अब दो तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप पहले चार्ज मालूम करें और फिर इस FC इज इक्वल टू KQ2 डिवाइड बाय R2 के अंदर आप पुट करें, यानी स्क्वायर इसके अंदर आप पुट करें। ठीक है, या दूसरा तरीका कंपैरिजन का तरीका है जो कि मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। आप देखेंगे कि उसके जरिए क्विकली जो है वो हमारे पास रिजल्ट आएगा और हमें Q फाइंड नहीं करना पड़ेगा। हम Q को बाईपास करते हुए F2 जो है वो आसानी के साथ मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिक जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन आप लोगों ने पहले भी ये किया होगा, मतलब जो वैल्यू आपके पास नहीं होती उसको आप बराबर के एक तरफ रख लें।
ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू आप निकालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q और विद रिस्पेक्ट टू Q, मैंने दोनों साइड पे Q इस वजह से लिखा है कि Q1 भी ऐसी बात है कि Q के इक्वल है और Q2 भी Q के इक्वल है, ठीक है। बेहतर ये है वैसे Q1 स्क्वायर लिखा जाए और Q2 स्क्वायर लिखा जाए, ठीक है। खैर ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा है F1 R1, ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखा है F2 और R2। अब बोथ साइड हमारे पास जो सिमिलर चीज होती है उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दो इक्वेशन का मतलब कंपैरिजन करते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज कुछ मौजूद होती हैं, तो सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास अनकॉमन थिंग्स हैं वो सामने रहती हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आप देखेंगे मैं करने वाला हूं इसको, ठीक है। इसको कंपेयर हम करते हैं, कंपेयर करने से क्यू स्क्वायर बोथ साइड हमारे पास मौजूद है, कॉमन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। F1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय K इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर डिवाइड बाय K, ठीक है। तो यहां से K बोथ साइड आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहां पे F2 मौजूद रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम F2 मालूम करना चाहते हैं, लिहाजा हम R2 स्क्वायर को इसके नीचे ले जाते हैं, तो हमारे पास लिखा जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। इनकी वैल्यूज को अब हम पुट करने लगे हैं और बस हमारे पास आप देखेंगे बगैर Q फाइंड किए F2 का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। F2 इज इक्वल टू F1 0.1 है, इसी तरह से R1 जो है वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², इसका होल का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसी तरह से ही नीचे वाला जो R2 है उसकी वैल्यू भी हमने लिखी है, ठीक है। इनको जब हम ओपन करते हैं, जो कैंसिल होना होता है कैंसिल हो जाता है, कैलकुलेट करने पर F2 की वैल्यू 0.625 न्यूटन हमारे पास आ जाती है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल 13.5 आपकी स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10,000 वोल्ट या 10⁻⁴ इफ अ चार्ज of plus 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट पर, किसी दिए गए पॉइंट पर, या यूं कहें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर चार्ज होता है 10⁻⁴ वोल्ट्स। अगर चार्ज हो 100 माइक्रोकोलम का और वो लाया गया हो किसी लामहदूद मुकाम से इस पॉइंट पर, ठीक है, लामहदूद मतलब अननोन पॉइंट, ठीक है, अननोन पॉइंट से इस मुकाम पर लाया गया हो, इस फील्ड के अंदर जो ये पॉइंट है यहां पर अगर वो चार्ज लाया गया हो, तो आप बताइए कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कितनी एनर्जी इसके लिए चाहिए होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन आपके पास वोल्ट्स हमने लिख लिए हैं 10⁻⁴ V, Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकोलम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, ठीक है, और ये 10⁻⁴ किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ के इक्वल होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। हमें यहाँ से जो फाइंड करना है वो हमें वर्क फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास V जो है वो 10⁻⁴ और Q हमारे पास 2 - 6 जो कि 10⁻⁻⁴ आता है, ठीक है। सो 10⁻⁻⁴। सो फाइंड हम क्या करते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है, बड़ा ही मुख्तसर सा है, W इज इक्वल टू QV। Q हमारे पास है 10⁻⁻⁴ और V हमारे पास है 10⁻⁴, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 जोल। 1 जोल का वर्क जो है वो हमें इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 10⁻⁻⁴ प्लस 4 10⁻0 हो जाता है। जिस किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे वो x की पावर 0 है, चाहे वो 1000 की पावर 0 है, चाहे वो 10 की है या वो किसी और नंबर की है, वो हमेशा 1 होता है। जिस किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 13.6। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कॉलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट. What would be the energy supplied by the charge?
एक पॉइंट चार्ज है 2 कॉलम का, वो ट्रांसफर किया जा रहा है 100 वोल्ट पोटेंशियल से 50 वोल्ट पोटेंशियल पर। इसको कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी इस 1 वोल्ट से दूसरे वोल्ट पर लाने के लिए? ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखिए गिवन डाटा मौजूद है। Q इज इक्वल टू 2C, ठीक है, VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट और VB इज इक्वल टू 50 वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा VA माइनस VB, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, दरअसल इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमने लिखा था W इज इक्वल टू QV। ठीक है, तो वो भी एनर्जी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हम वही काउंट करने वाले हैं, बस यहाँ पे मैं उसको E से डोनेट कर दूंगा ताकि वो एनर्जी लगे, और वर्क डन W से क्योंकि लिखा जा सकता था इस वजह से वो वर्क डन ही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू QV आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 आपके पास 100 जूल का रिजल्ट आ जाता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। A capacitor holds 0.06 coulombs of charge when fully charged by a 9 volt battery. Calculate capacitance of capacitor. एक कैपेसिटर है जो कि होल्ड करता है। कैपेसिटर दरअसल क्या होता है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। ठीक है, ये होल्ड करता है, ये स्टोर करता है, यूं भी आप कह सकते हैं। 0.06 कूलम का चार्ज, और इसको चार्ज किया जाता है एक 9 वोल्ट की बैटरी से। इसकी कैपेसिटेंस आपको बतानी है कि कितनी होती है। गिवन हम लिख लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास है 0.06 कूलम। ठीक है, और हमारे पास वोल्टेज है 9 वोल्ट। हमें कैपेसिटेंस यहां से मालूम करनी है। आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो C है वो दरअसल आपके पास है कैपेसिटेंस। इस फार्मूले को हम बदल देते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V, और इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। C इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय 9, जो कि वैल्यू आती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 फेराड, क्योंकि कैपेसिटेंस फेराड में निकाली जाती है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 13.8 A capacitor holds 0.03 coulomb of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulomb of charge? एक कैपेसिटर 0.03 कोलम का चार्ज होल्ड करता है जब उसको चार्ज किया जाता है मुकम्मल तौर पर 6 वोल्ट की बैटरी से। हाउ मच वोल्टेज, कितने वोल्टेज रिक्वायर होंगे अगर इस कैपेसिटर को 2 कोलम का चार्ज होल्ड करवाया जाए तब? तो न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 चार्ज दिए गए थे। एक को मैंने Q1 से लिखा 0.03 कॉलम, और दूसरे को Q2 से लिखा 2 कॉलम। एक वोल्टेज दिए गए हैं और एक वोल्टेज बताने हैं। एक वोल्टेज V1 को 6 लिखा मैंने, ठीक है, जो कि दिया गया था, और दूसरा V2 नाम देकर मैंने वो वोल्टेज लिखे जिन्हें हमें मालूम करना है। कैलकुलेशंस में हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपने कई बार देखा। सादा सा फार्मूला है, Q इज़ इक्वल टू CV, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। मैंने C इज़ इक्वल टू Q ओवर V इस वजह से लिखा है क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बराबर के एक तरफ वो वैल्यू रखते हैं जो वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू मौजूद नहीं थी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते थे। एक तो आप मैथमेटिकल कंपैरिजन कर लें 2 इक्वेशंस का, या फिर आप पहले एक C की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है, और उससे जो है फिर आगे चलें। दूसरा तरीकाकार वो हो सकता था। मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन में आप वो वैल्यू इज़ इक्वल टू एक तरफ रखते हैं जिसकी वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं होती, जैसे कि C कैपेसिटेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, एज फार वी हैव नो गिवन कैपेसिटेंस हेयर, सो बाय कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंसेस, हमारे पास कंपैरिजन जब किया जाता है C1 का C2 से तो इस तरह से लिखा जाता है, C1 इज़ इक्वल टू C2, ठीक है। इनकी जो वैल्यू बनती है Q1 डिवाइड बाय V1 इज़ इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय V2, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको V2 चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। V2 इज़ इक्वल टू V1 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास मॉडिफाई हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू हमने पुट की इसके अंदर। V1 के लिए 6, Q1 के लिए 0.03, Q2 के लिए 2,
लिहाजा रिज़ल्ट जो हमारे पास आया Q2 का वो आया 400। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. दो कैपेसिटर दिए गए हैं, इनकी कैपेसिटेंस भी यहाँ पर दी गई है, एक की 6 माइक्रोफेराड और दूसरे की 12 माइक्रोफेराड। यहाँ पे वोल्टेज भी दिए गए हैं 12 वोल्ट। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपको मालूम करना है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा से हम लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास C1 बिल्कुल वाजे है, उसको हमने लिख लिया। C2 भी बिल्कुल वाजे है, उसको हमने लिख लिया। और V इज इक्वल टू 12 वोल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो चीज हमें मालूम करनी है वो है C इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इससे पहले जो जरूरी चीज है वो आप देखिए, ये कॉम्बिनेशन है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसके अलावा और कुछ भी है जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, और बताया गया यहाँ पे हमें इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तमाम कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होता है, इसका क्या मतलब कि Q जो है वो बराबर रहेगा पहले कैपेसिटर पर भी और दूसरे कैपेसिटर पर भी, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 भी इज इक्वल टू Q होता है, यानी कि वी आर जस्ट रिक्वायर्ड Q। ठीक है, हमें सिर्फ Q मालूम करने की जरूरत है। तो इसके बाद जो है वो अगले स्टेप में देखिए, हमें वोल्टेज मालूम करने हैं। सीरीज में चार्ज तो सेम होते हैं लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होते। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में चार्ज सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता। इसी वजह से V1 और V2 आपको मालूम करना है। कैलकुलेशंस हम लेते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर C इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट की जाती है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, हम लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसको कर लिया, C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 C2। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। ये है 6 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड प्लस 12 माइक्रोफेराड। ऊपर वाला हो गया 72 माइक्रोफेराड और नीचे वाला हो गया 18 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड ऊपर वाले 1 माइक्रोफेराड के साथ कैंसिल हो गया और बाकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1/C इक्विवेलेंट था, हमने इसको पलट लिया था। ठीक है, दोनों साइड पे ये C1 प्लस C2 है, अब C1 प्लस C2 यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ठीक है, और C1 C2 ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि हमने 12वें चैप्टर में भी कई बार किया है, इसी वजह से मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया यहाँ पे। आई होप कि आप इसको पहले से ही समझते होंगे। तो ये पहला मरहला जो है वो हमारे पास इसका पार हो गया। अब नेक्स्ट चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सेम होता है, तो हम C इक्विवेलेंट से इसको मालूम करेंगे। ठीक है, याद रहे C इक्विवेलेंट से हम इसको मालूम करेंगे, मतलब टोटल जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो और जो टोटल वोल्टेज है उसके साथ। Q इज इक्वल टू CV हमें पता है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 48 माइक्रो कॉलम का हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम वोल्टेज की तरफ। एंड वोल्टेज जो होंगे वो हमारे पास दोनों अलग अलग होंगे। उसके लिए भी Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q ओवर C, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1 और इसी तरह से V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2। इससे हम दोनों V1 और V2 आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को देखिए, मैंने पुट किया यहाँ पे, तो V1 इज इक्वल टू 48 माइक्रो कॉलम डिवाइड बाय 6 माइक्रो कॉलम, माइक्रो माइक्रो आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है V1 का वो है 8 वोल्ट। इसी तरह से V2 48 डिवाइडेड बाय 12 माइक्रो कॉलम, माइक्रो माइक्रो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, माइक्रो फेराड का और माइक्रो कॉलम का माइक्रो माइक्रो आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास रिजल्ट आता है V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पे 8 प्लस 4 देखिए टोटल वोल्ट हमारे पास जनरेट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी उसी तरह का न्यूमेरिकल है जिस तरह का हमने 13.9 किया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर वो कनेक्टेड हुए थे कैपेसिटर पैरेलल में, यहाँ पे कनेक्टेड हैं, सॉरी वहां पे कनेक्टेड हुए थे सीरीज में, यहाँ पे कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंसेस हैं दोनों की वो भी सेम दी गई हैं और यहाँ से भी वही चीजें हमें मालूम करनी है जो हमने वहां पे मालूम की थी।
ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट जो हमारे पास दिया गया है वो है C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड और C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड। V भी हमें दिया गया है 12 और फाइंड जो है वो C इक्वलेंट करना है। अब सीरीज के अंदर तो हमने देखा था कि चार्जेस जो है वो सेम होते थे, Q जस्ट फाइंड करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि पहले कैपेसिटर पर भी वही Q चार्ज होता था और दूसरे कैपेसिटर पर भी वही Q चार्ज होता था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब पैरेलल के अंदर और सीरीज के अंदर, अगर सीरीज के अंदर हमारा चार्ज सेम होते हैं तो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं होंगे, वहां पे वोल्टेज सेम नहीं थे तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम वोल्टेज, ठीक है, तमाम कैपेसिटर्स पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज होते हैं, ठीक है। तो V1 भी V हो गया और V2 भी V हो गया, इसका मतलब है कि V1 भी 12 है और V2 भी 12 है। तो ये तो हमें यहीं से पता लग गया, ठीक है, क्योंकि ये दिया गया था। जबकि जो चार्ज हमारे पास होता है वो अलग अलग इसमें लिया जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वजाहत वहां पर आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करने लग रहे हैं, अब C इक्विवेलेंट जो है वो मालूम कर रहे हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने देखा था वो लिया था 1/C इक्विवेलेंट प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इनकी वैल्यूज हमने लगाई तो यहाँ पे हमारे पास 18 माइक्रोफेराड का रिजल्ट आ गया। तो ये तो बिल्कुल वाजे है और अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए अब अगले जो मरहला है उसकी तरफ चलते हैं। V हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, बस अब हमारे पास जो है वो चार्ज की बारी बचती है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट चार्ज होते हैं कैपेसिटर्स पर, ठीक है। तो हमारे पास Q1 और Q2 दोनों हैं मालूम करने के लिए। Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V। दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो Q1 हमारे पास आता है 72 माइक्रोकॉलम और Q2 हमारे पास आता है 144 माइक्रोकॉलम। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनमें ज़रूरी चीज़ ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज सेम रहेंगी और कौन कौन सी वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। उनको एक दफ़ा आप अपनी बुक से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। So best of luck, thanks for watching and don't forget to subscribe.